आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही है, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, लंग डिजीज हो गई, शुगर बीपी के केसेस इतना बढ़ रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? गेहूं और चावल जो आए हैं सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने किया है। खान पान से, व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज, इनकी जो कमी है उसी से हुआ है। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपल शब्दों में क्या होती है? जो अपने फार्म पे किसान के पास घर में जो संसाधन है उनको उपयोग करते हुए अगर हम खेती करते हैं तो उसको हम प्राकृतिक कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायोडाइवर्सिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसी है? जो प्राकृतिक खेती है इसमें हम कहते हैं कि भाई इसमें इंटरक्रॉपिंग करो, फसल चक्र अपनाओ ताकि दूसरी फसलें बीच में आए, उसके बहुत फायदे होते हैं। जो हमारे पूर्वज थे, तो उनकी नॉलेज क्या काम आती है आज की फार्मिंग करने में, क्योंकि उस टाइम का वेदर अलग था और आज का क्लाइमेट और वेदर अलग है। क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये बात सही है। इरेटिक रेनफॉल हो गई है, इतने कब हो जाए कुछ नहीं पता। बहुत पहले हमें ध्यान है जब हम छोटे थे बारिश होती थी, धीरे 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 कई दिन तक लगातार भी होती थी, जिसको हम लोकल भाषा में जड़ बोलते थे, जड़ लग गया थी। तो वो सारा पानी सॉइल प्रोफाइल में जाता था, रिचार्ज होता था। अब पता नहीं एक दिन में 200 mm पड़ जाए, 250 mm पड़ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड होती है। तो डॉक्टर्स भी इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि सर अब तो हम अपने पेशेंट को यही लिखा करें, आप बाजरा खाओ, ज्वार खाओ, मिलेट्स खाओ। नमस्कार, KRMU टाइम्स पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट कुणाल यादव और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह यादव, जिन्होंने अनुसंधान, शिक्षण व प्रचार प्रसार में अपना 35 साल से ऊपर का योगदान दिया है। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, मेरा पहला सवाल है कि आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही है, जैसे कि आप देख रहे हो कि हार्ट डिजीज़ हो गई, लंग डिजीज़ हो गई, शुगर बीपी के केसेस इतना बढ़ रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, मुख्य कारण? सही कहा आपने, सिर्फ युवाओं में नहीं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हैं, उन सब में भी ये समस्याएं आ रही है। और ये आ रही है खान पान से, और जो हमारी जो दिनचर्या है उसमें व्यायाम और कसरत, एक्सरसाइज, इनकी जो कमी है उसी से हुआ है। अगर मैं कहूँ कि जो हमारा खान पान बदला, जो गेहूं और चावल जो आए हैं सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने किया है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और तुरंत डाइजेस्ट होकर के ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, जिनके कारण डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियां आ रही है। दूसरा कारण कि जहाँ गेहूं और चावल उगाया जाता है वहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र और बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज होते हैं, जिनसे ना केवल अनाज, दालें और तिलहन हमारे प्रदूषित हुए हैं, जिसमें जहर घुलता है और वो जहर हमारे मानव शरीर में जाता है तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। हमारे पूर्वज जो है जब ये गेहूं चावल नहीं थे तो इन बीमारियों का इतना ज़्यादा नाम भी नहीं था। तो ये खान पान में बदलाव और युवाओं में विशेष तौर पे जो ये जंक फूड खाने लगे हैं, जो उससे ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और एक्सरसाइज और व्यायाम ये चीज़ थोड़ी कम कर दी उन्होंने, तो उसके साथ ये चीज़ें हैं। तो इसमें बदलाव की ज़रूरत है कि बदलाव खान पान में भी करना है। गेहूं और चावल को कम करके मोटे अनाजों को अगर हम अपने भोजन में लाएंगे, उनको शामिल करेंगे, तो बहुत सी बीमारियों का समाधान हो सकता है, इनको रोका जा सकता है। क्योंकि जहाँ भी ये मोटे अनाज होते हैं इनमें ज़्यादा खाद और दवाइयों की, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ना तो जहरीले होते हैं और इनका जो स्वास्थ्य के लिए है, मानव शरीर के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इनमें जो फाइबर ज़्यादा होते हैं, इनके अमीनो एसिड्स बहुत गुणवत्ता वाले होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सर, मेरा जैसे कि आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपल शब्दों में क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना केमिकल्स के फार्मिंग, और ऑर्गेनिक की जगह अभी साथ साथ में हम एक प्राकृतिक खेती का जी, मैंने भी आजकल ये चर्चा में सुना है, प्राकृतिक खेती। जो हमारी भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और सभी राज्य सरकारें इसको बढ़ावा दे रही हैं, किसानों को प्रोत्साहन भी दे रही हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और सहायता, हर तरह की सहायता दे रहे हैं ताकि वो प्राकृतिक खेती की तरफ आए। यदि मैं बात करूं, दोनों ही जैविक उत्पाद पैदा करते हैं, लेकिन अंतर क्या है इनमें दोनों में, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। जैविक खेती में दोनों जहर मुक्त है, कोई केमिकल और कोई पेस्टिसाइड इनमें उपयोग में नहीं लाया जाता। लेकिन
ऑर्गेनिक में हम जो बायो इनपुट्स है, जो बिना केमिकल के जो हमारे आदान हैं, इनपुट है या ज़रूरतें हैं जो पैदा करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए, कीड़ों की रोकथाम के लिए, बीमारियों की रोकथाम के लिए और उपज को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार से ले सकते हैं। लेकिन फ़र्क इतना ही है, प्राकृतिक खेती में हम कोई भी चीज़ बाहर की बाज़ार से नहीं लाएँगे। मेन इसमें जो है गाय आधारित है ये, गो आधारित। गौमूत्र और गोबर से और जो अपने फार्म पे किसान के पास घर में जो संसाधन हैं, उनको उपयोग करते हुए अगर हम खेती करते हैं, तो उसको हम प्राकृतिक कहते हैं, जिसमें बीज अमृत बनाते हैं, धन जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं और 10 परनी अर्क है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कम खर्चे में, कम लागत से और अपने ही संसाधनों में हम बना कर के और पोषक तत्वों के लिए, कीट और बीमारी की रोकथाम के लिए और भूमि के स्वास्थ्य के लिए उपयोग करते हुए उत्तम गुणवत्ता का हम जैविक जो है अनाज, दालें और तिलहन चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं। क्या अंतर है? क्यों बढ़ावा दे रहे हैं हम प्राकृतिक को? क्योंकि किसान का लाभ भी देखना है हमने, किसान की आय भी देखनी है। जैविक में हम जब बाहर से चीज़ें लाते हैं, तो वो काफ़ी मात्रा में यूज़ करनी पड़ती है, इसीलिए उसकी लागत बढ़ जाती है। हालाँकि प्राकृतिक के मुकाबले जैविक खेती में थोड़ी पैदावार ज़्यादा आती है, लेकिन किसान का शुद्ध मुनाफ़ा घट जाता है, क्योंकि बाहर से लाने से उसकी लागत है जो, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए प्राकृतिक खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि गोबर और गौमूत्र में बहुत ज़्यादा जीवाणु होते हैं, जो भूमि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और उनके उपयोग से भूमि का जो स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जैविक गुणवत्ता वाला। तो इसलिए प्राकृतिक को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे दर्शकों को ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक फार्मिंग के बारे में अंतर पता चला होगा और उनके बारे में और जानने को मिला होगा। तो सर, मेरा एक और सवाल है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आजकल क्या-क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है आजकल किसानों को? किसानों को देखिए, हमारे पूर्वज तो इसी खेती को करते थे, जी, जी। लेकिन अभी क्योंकि जब हमारी जनसंख्या बढ़ी और हमें ज़्यादा अनाज की और सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, दालों की और तिलहन की, तो हमने केमिकल्स का सहारा लिया। लेकिन अब जब स्वास्थ्य के ऊपर जब विपरीत असर पड़ रहा है, तो वापस जब ध्यान आया है, तो एक तरह से हम रसायन के साथ खेती करना सीख गए। जी, जी। उत्पादन अच्छा आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वापस अब अपनी पुरानी पद्धति पर जाने के लिए, जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ जाने के लिए एक बार दोबारा किसान को तैयार करना है, उनको प्रशिक्षण देना है, सारी जानकारी जुटानी है। हालाँकि सरकार के माध्यम से जो कृषि विभाग है और दूसरे जो सरकारी संस्थाएँ हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं कृषि के, वो अपने माध्यम से किसानों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं। सारा हम जो है उसमें ज़ोर लगा रहे हैं और काफ़ी किसान भाई अब आगे भी आ रहे हैं इसके अंदर। तो समस्या यही थी, एक तो जानकारी की कमी है और दूसरा उनके पैदावार का, बिक्री का भी थोड़ा-सा उनको समस्या आती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायोडायवर्सिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसी है? हाँ, इसमें बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाता है, जी। क्योंकि इसमें जो मोनोकल्चर है, हम जैसे जहाँ धान लगा रहे हैं, वहाँ धान लगा रहे हैं, गेहूँ लगा रहे हैं, वहाँ गेहूँ लगा रहे हैं। जो प्राकृतिक खेती है, इसमें जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। हम कहते हैं कि भई इसमें इंटरक्रॉपिंग करो, फसल चक्र अपनाओ, ताकि दूसरी फसलें बीच में आए, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। उसमें कीड़े और बीमारी भी कम हो जाते हैं कि बार-बार अगर हम एक ही फसल लगाते हैं, तो उसमें कीट और बीमारियों की जो प्रॉब्लम है, समस्या वो बढ़ जाती है और जैव विविधता बढ़ने से इसमें भी कमी आती है और दूसरा अनाज लगाते हैं, उसके बाद हम दलहन लेते हैं, तो भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो फसल चक्र को अपनाने से और एक साथ में भी ज़्यादा फसलें लगाने से जैव विविधता बढ़ा करके हम ये अतिरिक्त जो है जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कीट और बीमारियों की रोकथाम में और भूमि के स्वास्थ्य के सुधार में। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते थे जो हमारे पूर्वज थे, तो उनकी नॉलेज क्या काम आती है आज की फार्मिंग करने में? क्योंकि उस टाइम का वेदर अलग था, क्लाइमेट अलग था और आज का क्लाइमेट और वेदर अलग है। क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये बात सही है कि इरेटिक रेनफॉल हो गई है, जी, कब कितनी हो जाए, कितने कब हो जाए कुछ नहीं पता। बहुत पहले हमें ध्यान है जब हम छोटे थे, बारिश होती थी धीरे-धीरे कई दिन तक लगातार भी होती थी, जिसको हम लोकल भाषा में जड़ बोलते थे, जड़ लग गया। पेड़ बन गया थी। 3-3 4-4 दिन का टपकता ही रहता था पानी धीरे-धीरे, तो वो सारा पानी सॉइल प्रोफाइल में जाता था, रिचार्ज होता था। अब पता नहीं एक दिन में 200 एमएम पड़ जाए, 250 एमएम पड़ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड होती है। दिसंबर में बारिश आ जाए, मानसून सूखा रह जाए, कब ओले पड़ जाएँ, तो ये सब चीज़ें तो हो रही है। तो वो क्लाइमेट चेंज तो है, लेकिन वापस से अगर हम नेचुरल पे इस पे आते हैं, ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, केमिकल को कम कर देंगे, तो इन सब चीज़ों में भी जो है थोड़ी-सी गति इसकी रुकेगी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जाएँगे। अवेयर कैसे करें लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में? जो लोग अभी केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें अवेयर कैसे करें? देखिए, अवेयरनेस का तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार-प्रसार के माध्यम से होता है, जिसमें सरकारें भी बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दे रही है। जैसे मैं बात करूँ तो मैंने 4 साल पहले जी, जब मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ही था, तो एक हमने बाजरा उत्सव मनाया था रेवाड़ी। अच्छा, उसमें हमने आईएमए के साथ ये कार्यक्रम किया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी चैप्टर। तो डॉक्टर्स भी इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि सर अब तो हम अपने पेशेंट को यही लिखा करेंगे, जी, कि उनको यही रिकमेंड करेंगे कि आप बाजरा खाओ, ज्वार खाओ, मिलेट्स खाओ। तो अवेयरनेस का ये है, जो ऐसे ही जब वो अवेयर हो गए, इसके लाभ का पता लग गया, तो कितने पेशेंट्स को बताएँगे, कितने अपने लोगों को बताएँगे। तो इसी तरह बात फैलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे सेमिनार हो, ट्रेनिंग्स हो, फील्ड डे हो, जिस भी माध्यम से मोटे अनाज, बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता कि मोटे अनाज किसको कहते हैं। जी, मैं कि कोई कई लोगों से पूछता हूँ, "भई मोटे अनाज बताओ", तो वो कहेंगे जी मक्का, चना, ज्वार, जौ, गेहूँ। गेहूँ को तो छोड़ देते हैं, ये चीज़ें बताते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा-सा जैविक से हट के मैं एक जी, जी, बात कोई नहीं। कहना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, जो मोटे अनाज है, सारे अनाज को हम 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव ग्रेन्स। जी, नेगेटिव वो हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, गेहूँ और चावल सबसे ज़्यादा नुकसान ये कर रहे हैं, तो ये है नेगेटिव अनाज। न्यूट्रल में जो हमारे क बहुत से आम लोग जानते हैं जिनको मोटा अनाज कहते हैं, ज्वार, रागी, बाजरा, ये न्यूट्रल में है। अच्छा, न्यूट्रल में इसलिए है, ये आपको बीमार तो नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएँगे स्वास्थ्य में, लेकिन अगर कोई समस्या आपको है तो उसको ठीक नहीं कर सकते। पॉज़िटिव ग्रेन्स वो मोटे अनाज हैं, वो स्मॉल मिलेट्स हैं, जो आपको बीमारी से तो बचाएँगे ही, लेकिन आपको कोई बीमारी हो रही है, उससे ठीक करने की भी ताकत इनमें है, इसलिए इनको पॉज़िटिव ग्रेन्स कहते हैं। ये 5-6 हैं, जिसमें बर्नयार्ड मिलेट, जिसको हम सावा बोलते हैं, फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हम कंगनी कहते हैं हिंदी में, ब्राउन टॉप मिलेट, जिसको हम हरी कंगनी कहते हैं, कोडो मिलेट, जिसको कोदरा कहते हैं, प्रोसो मिलेट है, एक लिटिल मिलेट जिसको हम कुटकी कहते हैं। ये चीज़ें अगर हम सेवन करें, तो बीमारी नहीं आएगी और जो बीमार हैं, उनमें भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। और जो गेहूँ चावल से हम बना सकते हैं, इनसे वो सब चीज़ें बन सकती हैं। इसलिए गेहूँ चावल को कम करें, इनमें ज़हर है, क्योंकि मिलेट सारे ऑर्गेनिक होते हैं। इनमें ज़्यादा खा पानी की ज़रूरत नहीं होती, पानी की ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। पानी और खाद ज़्यादा नहीं होगा तो कीट और बीमारी कम आएँगे। जी, जी, तो इनमें ज़्यादा रसायनों की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये नेचुरली ऑर्गेनिक है। ये अभी कहीं-कहीं उगाए जा रहे थे और हमारे पूर्वज इनका सेवन करते थे। जो हम छोड़ गए गेहूँ चावल आने के बाद, इनका छोड़ दिया हमने खाना और इनको अभी कहीं-कहीं लगाते थे, कोई साउथ में लगा रहे हैं, कोई उत्तराखंड में लगा रहे हैं, कोई इधर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये
रिसर्च हुई, अनुसंधान हुआ और इसके बारे में पता लगा कि ये अनाज खाने चाहिए, तो इसकी खेती भी बढ़ रही है, प्रचार-प्रसार से इसकी डिमांड भी बढ़ रही है और लोग इसका सेवन कर रहे हैं। सर ये भी लोग कहते हैं कि मिसकंसेप्शन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आउटडेटेड है, पुराने ज़माने की है। आज के ज़माने में ये कामयाब नहीं है, तो ये आप क्या कहोगे? ये जो आधुनिकता है ना, इसी से तो सारी गड़बड़ हुई है। इसी से तो ये है ना, जभी तो मानव जो है स्वास्थ्य खराब हुआ है, तभी सब कुछ बिगड़ा है। तो वापिस इस पे आना पड़ेगा, केमिकल को छोड़ना पड़ेगा। ये आधुनिकता के दौड़ में जो है हम पिछड़ रहे हैं। तो जो खान-पान ही ठीक नहीं होगा तो फिर ये क्या आधुनिकता करेगी? तो ये बात नहीं है, कुछ चीज़ें पुरानी ही अच्छी रहती है। जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए और अपनानी पड़ेगी। ये ना देखें कि आउटडेटेड, आउटडेटेड नहीं है, वापिस फिर आ गए सब। जी। सर जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का पॉडकास्ट है, तो हमारे युवा भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ क्या रोल प्रमोट कर सकती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए? क्या सेटअप कर सकती देखिए, है? सब कुछ युवाओं पे डिपेंड है। जी, युवा बहुत तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी में और सब चीज़ों में, तो वो इसमें क्यों पीछे रहे? तो इसकी महत्ता को भी समझते हुए, उसको भी समय रहते हुए, ऑर्गेनिक उत्पाद के अनाज की बात हो रही है, इन सब की तरफ जाना चाहिए और ये एक्सरसाइज़ को अपनाना चाहिए। अपने 40-45 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए योगा, प्राणायाम, खेल-कूद वो सब कुछ करना चाहिए। इतना जागरूक तो होना ही चाहिए। जी मैं आखिर में आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को ऑर्गेनिक फार्मिंग और आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में? थोड़ी-सी शुरुआत करके और धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनके उत्पाद बिकते रहे, वैसे-वैसे अपने जो जैविक खेती का क्षेत्र है, प्राकृतिक खेती का क्षेत्र है, उसको बढ़ाते रहें और अगर प्राकृतिक खेती अकेली से बात नहीं बन रही है, तो जैविक उत्पादों का भी वो थोड़ा सेवन करे और उपयोग में लाए और अपनी उत्पादकता को बनाए रखे, भूमि स्वास्थ्य को बनाए रखे और सभी के स्वास्थ्य के प्रति अपनी ज़िम्मेवारी निभाए। पूरी ईमानदारी से वो ऑर्गेनिक करे, केमिकल से दूर रहे और सभी उपभोक्ताओं के लिए अगर थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा भी खर्च करना पड़े, बाद में बीमारियों पे भी तो जी, खर्च करते हैं, तो वो इसका सेवन करें, भले ही हमें 20-30% प्रतिशत उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ें। यही मेरा संदेश है और मैं इसमें अपना योगदान देता रहूँगा, ये मेरा उद्देश्य है जी। और धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने अपना मूल्यवान टाइम दिया हमें। धन्यवाद दर्शकों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में और नीचे दिए गए ईमेल पे आप आज के पॉडकास्ट के बारे में राय दे सकते हैं और अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक के बारे में हो, उस भी सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।